नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने वीडियो क्लास को शुरू कर दिया है। आज का हमारा चौथा क्लास है जिसमें आप देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 का संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संस्थागत वित्त और उसका जो विनियोजन, संस्थागत वित्त और उसका विनियोजन। तो चलो शुरू करते हैं। आप देख लीजिएगा संस्थागत वित्त और उसका जो विनियोजन है, इसका जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य बिंदु, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा कि वर्ष 2024-25 अग्रिम का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव, बैंकिंग क्षेत्र का जो योगदान है 9,29,472 लाख रुपए का अनुमानित है। राज्य में जो बैंक की संख्या है मार्च 2024 में 47 शाखाओं की संख्या में 3,412 इनकी शाखाएं हैं। एटीएम का जो संख्या है 3,607, जिनमें कुल जमा 2,82,949.54 करोड़ रुपए है। कुल अग्रिम में से जो प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत 50.09, कुल अग्रिम में से कृषि क्षेत्र का जो अग्रिम प्रतिशत है ये आपका 15.18% है। अब आप देख लीजिएगा प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख ये आपका सहकारी समितियां संचालित है। इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 1 अप्रैल 2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिनको हम केसीसी के नाम से भी जानते हैं। और प्रत्येक किसान को केसीसी दिया जाता है और साल में इनको 2 बार दिया जाता है अगर आप 2 बार फसल लेते हैं तो। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा प्रदेश में जो कार्यरत कुल 2,739 उपार्जन केंद्र है, इसके माध्यम से धान का उपार्जन किया जाता है। धान उपार्जन जो केंद्र है ये कंप्यूटराइज्ड है। अब आप देख लीजिएगा कि ये जो आपका वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक विकास के मामले में, अब आप देख लीजिएगा कि जो हमारा जो राज्य है ये वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक विकास के मामले में किस प्रकार से हमारा स्थिति है। विश्व बैंक अध्ययन के अनुसार प्रगतिशील देशों का अनुभव यह बताता है कि जो बैंकिंग व्यवस्था है और सामाजिक के साथ आर्थिक विकास में जो वित्तीय एकीकरण, जिसको हम फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया के माध्यम से न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि पूंजी जुटाने, कैपिटल मोबिलाइजेशन में भी सहायक होती है। और जो वित्तीय संस्थाएं हैं अर्थव्यवस्था में तरलता और गतिशीलता बनाए रखने के लिए वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से बचत और निवेश को प्रोत्साहन करते हैं। संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण प्रदान का कार्य करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन के रूप में जो वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए राज्य और राष्ट्र के आर्थिक वृद्धि में, विकास में अपना योगदान देते हैं। अब इसमें आपको 3 MSME उद्योग देखने को मिल जाएगा। एक है आपका मध्यम, फिर लघु और सूक्ष्म, जिसको हम MSME की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे हो चुका है, जैसे आपका उत्पादन, गतिशीलता, बाजार की मांग के अनुरूप बनाए रखने, वित्तीय संसाधनों को उपयोग से जोखिम उठाकर निवेश करने पर आय सुनिश्चित करने वाले उद्यमियों को बैंक व वित्तीय संस्थाओं से बहुत सहायक होती है। इनके द्वारा लोन दिया जाता है तो ही कोई उद्यमी आगे बढ़ पाते हैं। कृषि क्षेत्र में जहां लघु सीमांत कृषक उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियों, इनको हम इनपुट कहेंगे, जैसे सिंचाई, बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं की आदि का जो खरीदी है, कृषि संबंधित कार्यों को कम से कम ब्याज दर पर ऋण की अपेक्षा रखते हैं, उनको पूरा भी बैंक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऋण देने के लिए
लघु और सीमांत कृषक को ऋण देने के लिए बैंक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अब आप देख लीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का जो हिस्सा है निरंतर बढ़ रहा है। आप इस तालिका में देख लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा, ये जो राज्य का घरेलू सकल उत्पाद बैंकिंग सेक्टर का जो हिस्सा है ये वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो आपका नीला बॉक्स है ये आपका जो आपका नीला बॉक्स है ये आपके योगदान के प्रतिशत को दर्शाते हैं। वहीं आपका जो ये आपका काला लाइन है, ब्लैक लाइन है, आपका योगदान लाख में बताते हैं। और ये आपका ऑरेंज लाइन है, ये आपके वृद्धि के प्रतिशत को दर्शा रहे हैं। ये पाई ग्राफ है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जो बैंकिंग गतिविधि है लगातार बढ़ रही है और इस बैंकिंग गतिविधि को गति देने के लिए मुख्य सचिव का जो अध्यक्षता है, इसमें जो समिति का गठन हुआ है, इसमें त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ में जो बैंकिंग का अवसंरचना है, शाखाओं की जो संख्या है मार्च 2024 के अंत तक राज्य में 1483 ग्रामीण, 920 अर्ध शहरी, 1009 शहरी शाखाएं, कुल मिलाकर 3412 शाखाएं हैं। इनमें से 71% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चल रही है। एटीएम की संख्या भी देख लीजिएगा। ग्रामीण केंद्रों में 712, अर्ध शहरी केंद्रों में 1066, शहरी केंद्रों में 1827 एटीएम है, जो मार्च 2024 के अंत में कुल मिलाकर 3607 एटीएम हैं। इनमें से 49% एटीएम ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। इसका पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसमें केवल थ्योरी ही डिस्कशन करेंगे। ये पाई चार्ट ये आपको पीडीएफ में ही इस पर समझ आ जाएगा। अब वित्तीय समावेशन पर जो अवलोकन और प्रगति है, अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां हैं और इनको सशक्त कराने के लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ लेन देन का जो गतिविधियां हैं, सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, संवेग में वृद्धि विस्तार होती है। साथ ही जो मध्यम, लघु और छोटे उद्योगों को, साथ ही जो मध्यम है, लघु है और छोटे उद्योगों को स्थापना करने में सहायता मिलती है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होती है। वित्तीय समावेश का जो केंद्र है अमेरिका, सेंटर फॉर फाइनेंशियल ऑफ इंक्लूजन का जो रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्न बिंदुओं पर समावेशित किया जाता है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है आपका, एक पहला पॉइंट है कि जो वित्तीय सेवाएं हैं, पहला पॉइंट देख लीजिएगा। वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा और भुगतान, ये सभी का अभियोग है। गुणवत्तापूर्ण, सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त व ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा। ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सूचित करते हुए उनके वित्तीय क्षमता का विकास करना है। सभी वित्तीय सेवाओं के उपयोग के लिए समान अवसर। विविध और प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला। स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा। अब ये जो सुविधा है, आपको अलग अलग बैंकों में आपको अलग अलग सुविधा देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि कौन सा बैंक आपको कितना सुविधा देता है इन ऋण और बाकी अन्य मामलों में। अब बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण से, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों की शाखा विस्तार, लीड बैंक योजना, व्यापार संवाद, डाटा मॉडल, मोबाइल बैंकिंग का जो विस्तार है, आधार बैंकिंग, खाता है, ई-केवाईसी, इन सभी जो पहलों पर इस बैंकों का जो प्रोसेस है इसको और आसान बनाया जा रहा है। देश की जो बड़ी आबादी है, जो अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछड़ी हुई है, उनके लिए जो वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है, जो विशेष रूप से गरीबों के लिए है, वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए एक अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक प्रयास है। अब इसमें
आप देख लीजिएगा, पहला जो आपका योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY। अब ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक जो ऋण है, फिर बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाता के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना किया गया था। लाभार्थियों को 1 लाख रुपए के रुपए डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा 30,000 का आपका जीवन बीमा कवर रहेगा और उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार बैंक का खाता खोल चुके हैं और वो इस योजना के पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं। वे इस योजना के अन्य पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हीं को ये बीमा कवर दिया जाएगा। तो ये तो था हमारा प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना। आप इस तालिका से देख सकते हैं कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है, जिनमें आपका बेनिफिशरीज रूरल और सेमी रूरल सेंट्रल बैंक के ब्रांचों में और अलग अलग जो बैंक है, इसमें किस प्रकार से ये जो जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोले गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये जो आपका PMJDY पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम स्वाभिमान से अलग है। अब आप देख लीजिएगा कि ये जो PMJDY पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम स्वाभिमान से अलग है, चूंकि अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों को ग्रामीण हो चाहे शहरी तक बैंकिंग का जो सेवा है ये सार्वभौमिक पहुंच का प्रदान करना चाहता है, जबकि पहला वित्तीय समावेश कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए शामिल करने पर केंद्रित था। अब ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो सरलीकृत KYC है, इसके दिशा निर्देश दिया गया है। स्पष्ट किया गया कि जो मौजूदा खाता धारक है इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नया खाता नहीं खोल सकते हैं। वे मौजूदा खातों में जारी रुपए डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये आपका केवल ऐसे हितग्राहियों के लिए था जो पहली बार बैंक में खाता खोल रहे थे, लेकिन आप पुराने कस्टमर हैं तो आपको इसी में अपग्रेड करना था। अब आप देख लीजिएगा ये रुपे कार्ड के बारे में। रुपे कार्ड एक ATM कार्ड है और ये भारत के द्वारा निर्मित किया गया ATM कार्ड है। अब इसमें जो भुगतान योजना है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो नियोजित किया गया है, यह एक घरेलू हमारा डोमेस्टिक और स्वतंत्र बहुपक्षी कार्ड है और ये भुगतान प्रणाली का है जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रुपे कार्ड को 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है, जो कि भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। यह चीन जैसे बड़े उभरते देश जिनकी स्वयं की घरेलू कार्ड भुगतान प्रणाली है के जैसा है। भारत सरकार ने बैंकों को सभी KCC और DBT लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हर नए खाता धारक को एक डेबिट कार्ड जारी किया जाना है और इस प्रकार कम से कम एक विकल्प के रूप में रुपए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने का जो उद्देश्य है ये प्राप्त करने में मददगार होगा। रुपे कार्ड ATM बिक्री टर्मिनलों के केंद्र और ऑनलाइन खरीदी पर काम करता है। न केवल दुनिया में किसी अन्य कार्ड योजना के बराबर, बल्कि यह ग्राहकों के भुगतान विकल्प लचीलापन प्रदान करता है, जो तालिका में हम इसका विवरण को देखेंगे। अब आप देख लीजिएगा अगला जो हमारा स्कीम है मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट
रीफाइनेंस एजेंसी योजना छोटे गैर कारपोरेट NCSBS क्षेत्र के जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक नियमों को पूरा नहीं कर पाने के कारण बैंक से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलता है, वे काफ़ी हद तक स्वपोषित होते हैं या कोई निजी नेटवर्क या साहूकार पर निर्भर हैं। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया था। यह न केवल उद्यमों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा बल्कि रोजगार सृजन करेगा और देश का जो उच्च विकास दर है प्राप्त करने में योगदान देगा। मुद्रा बैंक योजना छोटे उद्योगों और दुकानदारों को ऋण सुविधा के 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं मुद्रा लोन के बारे में बात कर रहे हैं, इनको 3 चरण में बांटा गया है। पहला है आपका शिशु ऋण योजना। इसमें कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय में मुद्रा बैंक के तहत 50,000 ऋण देने का प्रावधान है। किशोर ऋण योजना, इसमें ऋण की राशि 50,000 से 5 लाख तक किया जा सकता है। और तरुण ऋण योजना, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक ऋण लिया जा सकता है। तो ये मुद्रा लोन का स्कीम है। और ये जो मुद्रा योजना प्रगति है, जिसमें आप देख सकते हैं शिशु किशोर तरुण में कितना जो राशि का भुगतान किया गया है और ये जो राशि है ये करोड़ में है। अब आप देख लीजिएगा कि आपका जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसको हम अंग्रेजी में DBT बोल देते हैं, और LPG DBT। अब अगला जो स्कीम है आपका प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT और LPG DBTL के लिए जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है। DBT योजना का जो उद्देश्य है विभिन्न योजनाओं और विकास के अंतर्गत पैसे को सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थी तक पहुंचना। ये सुनिश्चित करना है कि जो बैंक का DBT है या DBTL के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। DBT आप सभी को पता है 4 चरण में पहला जो आपका चरण है सभी लाभार्थियों के बैंक खाते खुलना। तो जब तक आपका बैंक खाता नहीं खुलेगा तो आपका DBT नहीं हो पाएगा। दूसरा, आधार नंबर और NCPI मैपर का अपलोड करने के साथ बैंक खातों को सीडिंग करना। राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस का उपयोग कर धन हस्तांतरण, आधार कार्ड भुगतान, ब्रिज सिस्टम, नॉच, ABPS और पैसे निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे को सुदृढ़ीकरण करना। और अन्य जो सुरक्षा योजनाएं हैं जिनमें सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार के द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको हम PMJJB और Y, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। तीसरा है अटल पेंशन योजना APY। तो आप देख लीजिएगा कि जो सामाजिक सुरक्षा योजना है, अब आप देख लीजिएगा कि जो सामाजिक स्तर पर जो सुरक्षा योजना है, इसमें पहला है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा है आपका अटल पेंशन योजना। और इन योजनाओं का हम और भी डीपली डिस्कशन करेंगे। एक चार्ट है जिसको आप देख लीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो गया। अब हम डिस्कशन करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा समर्थित और तैयार किया गया एक जीवन बीमा योजना है। तो ये आपका क्या है? जीवन बीमा योजना है। अगर कोई हितग्राही 18 से 50 साल का है और किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये बीमा का लाभ उठाया जा सकता है। अब इसमें जो वार्षिक किस्त है कम से कम आपको 330 रुपये आपको वार्षिक देना रहेगा, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए का राशि प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिएगा कि सबसे जो सस्ता बीमा है कि आपको केवल 330 रुपये देना रहेगा वार्षिक, और दुर्घटना बीमा आपको इसमें 2 लाख तक प्राप्त होगा, किसको? जो नॉमिनी रहेगा। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। ये भी 1 वर्ष का नवीनीकरण योजना है। दुर्घटना हुई मृत्यु सह विकलांग के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आपको 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जो वार्षिक राशि
प्राप्त होता है। 2 लाख रुपए का आपको राशि प्राप्त होता है। बीमित व्यक्ति को आंशिक अस्थायी विकलांगता पर, बीमित व्यक्ति को अगर वो विकलांग हो जाता है एक्सीडेंट में, तो उनको 1 लाख मिलेगा इस 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर। अगला जो आपका योजना है सुकन्या समृद्धि खाता योजना। ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। 22 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया था। निवेश करने के लिए 9.1% का वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इस योजना में निवेश करते हो तो आपको 9.1% का वार्षिक दर लाभ होगा। अब जो वित्तीय वर्ष है 2015-16 के लिए ये दर बढ़ाकर 9.12% कर दिया गया। इस योजना में जो प्रस्तावित ब्याज दर है ये परिवर्तित किया जा सकता है और प्रति वर्ष संयोजित किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि सरकार के अन्य योजनाओं में ये जो योजना में सबसे ज़्यादा ब्याज दर दिया जा रहा है। ये तो मैक्सिमम इनका बैंकों का ब्याज दर है 7.7% है और ये इसका हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएंगे। अगला है आपका अटल पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको प्रति माह कम से कम एक अंशदान करना रहेगा और वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत है निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 1,000 से 5,000 रुपये व्यय कर इस योजना का चुनाव कर सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका जो पत्नी या कोई अन्य जो नामित व्यक्ति है वो पेंशन और संचित राशि का दावा कर सकता है, किंतु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग के समूहों के लिए है जो करदाता की श्रेणी में नहीं है। और ये जो योजना है समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, घरेलू कार्य में सहायता देने वाले हितग्राहियों के लिए लागू किया गया है। तो देख सकते हैं सरकार की कितना महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि RIDF, इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को 2023-24 के दौरान 1,770.7 करोड़ का ऋण राशि स्वीकृत किया गया था। ये आपके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। अब ये जो ऋण राशि दिया गया है इसका हमने किस प्रकार से इस्तेमाल किया है, किन खर्चों में हमने इसका उपयोग किया है, इसका हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो देख सकते हैं 124 ग्रामीण सड़कों के लिए 237.26 करोड़ रुपए, 237.26 करोड़ रुपए। 8 ग्रामीण पुल निर्माण के लिए 8 ग्रामीण पुल के निर्माण के लिए 15.73 करोड़ रुपए। 10 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 101.65 करोड़ रुपए। 20,000 सौर ऊर्जा संचालित करने के लिए सिंचाई पंप सेटों के लिए 617.81 करोड़ रुपए। 15 ग्रामीण गोदाम के लिए 53.49 करोड़ रुपए। 2,987 जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए 751.78 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। इसको कौन क्या है? नाबार्ड। अब वर्ष 2023-24 में जो चालू परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अप्रैल 2023 सितंबर 2023 के दौरान जो 675.24 करोड़ रुपए हैं, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक इस दौरान 1505.14 करोड़ रुपए का जो राशि है ये वितरित किया गया है। वहीं वर्ष 2024-25 में अप्रैल से 2024 सितंबर 2024 के दौरान, अब आप देख लीजिएगा ये जो आपका वर्ष है, वर्ष कौन सा है आपका? 24-25 अप्रैल से 24 सितंबर तक 311.87 करोड़ का जो राशि है ये वितरण किया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए जो ये ऋण बांटा जा रहा है नाबार्ड के द्वारा और ये सरकार को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार RIDF के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण सन 2000 से संचयी रूप से 31 मार्च 2024 तक कुल मिला के
16,945 परियोजनाओं के लिए 16,332 करोड़ रुपए का जो राशि है ये स्वीकृत किया गया है, और इसी मद में संचयी रूप से 12,328 करोड़ रुपए का जो राशि है ये वितरित किया गया है। पुनर्वित्त जो सहायता है, नाबार्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि उत्पादन, ऋण और कृषि एवं संबंध गतिविधियों में निवेश को पुनर्वित्त सहायता दिया गया है। और ये जो पुनर्वित्त सहायता है इसको आप तालिका में देख पाओगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला जो सहायता योजना है, अगला जो आपका सहायता है ये मार्कफेड को सहायता है। मार्कफेड नाबार्ड के द्वारा राज्य में खरीफ विपणन, नाबार्ड के द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड को ऋण दिया जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो आपका तालिका है जो मार्कफेड को सहायता दिया गया है, जिनमें आपका अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 8,900 वही, और ये जो राशि है करोड़ में है। अप्रैल 2023 से मार्च 2023 तक 9,250 करोड़ रुपए, और अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक अभी इसका जो राशि है ये भी आने को है। सहकारी बैंकों को जो प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता, और यह एक अल्पकालिक बहुउद्देशीय ऋण उत्पादक है जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के साथ राज्य सहकारी केंद्रीय बैंक को निर्दिष्ट गतिविधियों के तहत उनके द्वारा जो किए जा रहे उधार व्यवसाय वित्त पोषण का कार्य करता है। नाबार्ड के द्वारा इन सरकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता निम्नलिखित स्थितियों में दिया जाता है, और ये जो तालिका है इसमें आप देख पाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। अब आप देख लीजिएगा जो विशेष विकासात्मक जो पहल है, इसमें पहला है आपका स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम। स्व सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने का जो कार्य है नाबार्ड वर्ष 1991-92 में ही प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ कर दिया गया था। तब से नाबार्ड स्व सहायता समूह का प्रचार और प्रसार, स्व सहायता समूह का प्रसार और समर्थन कर रहा है। स्व सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने का कार्यक्रम वित्त पोषण कर रहा है। वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य में संचयी रूप से 11,095 स्व सहायता समूहों के संवर्धन और बैंक लिंकेज के लिए 58 स्व सहायता समूह संवर्धन संस्थान SSPI स्वीकृत, और उन्हें कुल 866.54 लाख रुपए की जो अनुदान है ये सहायता स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान स्व सहायता समूह के संवर्धन और क्षमता के निर्माण के लिए 97.78 लाख की जो राशि है ये वितरित किया जा चुका है। अगला टॉपिक है संयुक्त देयता समूह JLG। नाबार्ड ने काश्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों के समूहों के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए यह योजना बनाया है संयुक्त देयता समूह। छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 5.99 लाख संयुक्त देयता समूह हैं जो JLG गठित किए गए हैं। उन्हें रुपए 8,62,620 लाख का ऋण वितरित किया गया है। साथ ही नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ में 14,675 संयुक्त देयता समूह JLG के संवर्धन और ऋण पर सहबाध्यता के लिए 334 लाख रुपए का अनुदान सहायता राशि का क्रियान्वयन संस्थानों को स्वीकृत कर दिया गया है। अब आप देख लीजिएगा जो आदिवासी विकास निधि के तहत बाड़ी का निकास। अब आप देख लीजिएगा जो आदिवासी विकास निधि के तहत बाड़ी विकास, नाबार्ड के द्वारा जो स्थापित आदिवासी विकास निधि से दूर दराज के जो आदिवासी क्षेत्र में कई सफल आजीविका का परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया। इस उद्देश्य का इसका जो उद्देश्य है राज्य के जो आदिवासी परिवार हैं ये टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 25 जिलों में कुल
90 बाड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। मार्च 2024 तक 251.37 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृति कर दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के जो 58,763 आदिवासी परिवार को सम्मानित किया गया। 31 मार्च 2024 तक 193.92 करोड़ रुपए के जो राशि है ये किया जा चुका है वितरित। इसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना था वाटर शेड विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड ने इस वाटर शेड विकास योजना के अंतर्गत 19 जिलों में संचाई रूप से 70 वाटर शेड परियोजनाओं के लिए जो स्वीकृति का कुल राशि है 70.56 करोड़ है और इसके अंतर्गत 72,978 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया और 25,544 परिवारों को शामिल किया गया। 31 मार्च 24 से 31 मार्च 2024 तक 55.24 करोड़ की राशि जारी किया जा चुका है। अब आप देख लीजिएगा जलवायु परिवर्तन में भी इनका काम चल रहा है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एक मात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रस्तावित परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ महानदी जल संग्रहण क्षेत्र के साथ साथ डुबान भूमि के जलवायु अनुकूल को नाबार्ड प्रयासों से मंजूरी मिला है। इसका जो उद्देश्य है जल संग्रहण क्षेत्र के साथ डुबान भूमि के 3 जिलों जिन्हें आपका धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जो जलवायु अनुकूल के लिए एकीकृत कार्य नीति को बढ़ावा देने सहित जो जलवायु अनुकूल के लिए जो परियोजना का है इन निवासियों को अनुकूल क्षमता में वृद्धि और की पारिस्थितिकी को यथासंभव पुनः बहाल करने का उपाय अपनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो वित्तीय परिव्यय है 21.47 करोड़ है जिसमें से 13.33 करोड़ की राशि का स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज वन विभाग को जारी कर दिया गया है। अगला जो योजना है इसका कृषक क्लब और कृषक उत्पादन संगठन नाबार्ड के स्थापना में नाबार्ड में जो स्थापित है प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत जो 57 कृषक उत्पादक संगठन जिनका संवर्धित किए गए हैं। नाबार्ड में स्थापित पीओडीएफ आईडी निधि के अंतर्गत 7 कृषक उत्पादक संगठन हैं जो स्वीकृत किए गए हैं। नाबार्ड के विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक क्लबों और कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन का जो गठन है और संवर्धन का जो केंद्रीय योजना है अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा 15 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पादक संगठन के गठन के लिए स्वीकृति दिया गया है और उसका जो कार्यान्वयन है ये हो चुका है शुरू। अगला जो हमारा टॉपिक है सहकारिता। आप सभी को पता है सहकारिता वास्तव में एक लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास की भूमिका निभाता है और जिनमें आपके किसान हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं, मछुआरा, दुग्ध उत्पादक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए सहकारी संस्थाएं पंजीकृत कर एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है सहकारिता। सहकारिता विभाग का जो मुख्य आधार है ये सहकारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोगोपयोगी कार्य करना है, इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी जो संस्थाएं हैं प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज और कीटनाशक दवाई का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता आवास, मत्स्य, दुग्ध, बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण और औद्योगिक इकाइयों के निर्माण और संचालन के लिए संकल्पित है सहकारिता। अल्पकालीन साख संरचना।
यहाँ एक सहकारी बैंकों के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज विपणन, शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इन समितियों के द्वारा मुख्य भूमिका निभाया जाता है। प्रदेश में अल्पकालीन साख संरचना 3 स्तर। प्रदेश में जो अल्पकालीन साख संरचना का जो त्रिस्तरीय ढांचा कार्यरत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। अब आप देख लीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सहकारी बैंक है अपेक्स बैंक है, और ये जो डाटा है 31 दिसंबर 2024 तक का डाटा है, जिनमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है जो आपके अलग अलग जिलों में संचालित है, इनके कार्य क्षेत्र और कितने शाखाएं हैं और कितने समितियां हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से जो कृषकों को ऋण प्रदान किया गया है और कितना जो ब्याज प्रभावशाली है, ये आप देख सकते हैं समय के साथ कम होते होते ये 0 तक पहुंच चुका है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा, जो ऋण व्यवसाय है, प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख, प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है। इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं और इन सहकारी समिति के माध्यम से कृषकों को कृषि और उससे संबद्ध कार्य के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सबसे पहला जो ऋण है आपका अल्पकालीन कृषि ऋण। अब अल्पकालीन कृषि ऋण में देख लीजिएगा, अल्पकालीन कृषि ऋण कृषकों को अल्पकालीन कृषि परियोजना के लिए तो दिए जाने वाला ऋण है, जिसमें ब्याज मुक्त 0% ब्याज दर पर होता है। ऋण का जो अधिकतम सीमा है ये आपका 5 लाख है और फसल ऋण में नगद और वस्तु का जो अनुपात है ये आपका 60:40 है। तो इसमें आपको नगद आपको 60% दिया जाएगा। मान के चलते हैं कि आप 100 रुपये निकाल रहे हैं तो आपको 60 रुपये पैसा दिया जाएगा और 40 रुपये का आपको खाद दिया जाएगा। अब दूसरा जो आपका ऋण है गौ पालन के लिए जो ऋण है, परंपरागत गौ पालक कृषकों को 2 लाख तक का जो ऋण है ये 1% ब्याज दर पर, और 2 लाख से अधिक के जो ऋण है, 2 लाख से अधिक और 3 लाख तक के जो ऋण है ये 3% के ब्याज दर पर दिया जाता है और ये गौ पालन के ऋण का ब्याज दर है। इसके बाद जो मत्स्य पालन है, जो मत्स्य पालक है और उद्यानिकी कार्यों पर भी ऋण देने की सुविधा है। आप मत्स्य पालक हैं, मत्स्य पालक समूह और प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के रूप में 3 लाख तक जो दिए जाने वाला जो ऋण है और ये अल्पकालीन ऋण है। ऋण का जो समान ब्याज है ये 0 ब्याज दर पर रहेगा। अगला जो आपका है उद्यानिकी कार्यों के लिए जो ऋण है, उद्यानिकी किसानों के लिए जो अल्पकालीन जो ऋण दिया जा रहा है ये आपका अधिकतम सीमा है 3 लाख तक और ये भी आपका ब्याज मुक्त रहेगा। अगला है लाख पालन के लिए जो ऋण दिया जा रहा है। लाख उत्पादन के लिए जो अल्पकालीन कृषि ऋण, लाख उत्पादन के लिए अल्पकालीन कृषि जो ऋण का जो ब्याज दर है ये वर्तमान में दिए जा रहे हैं। इनमें भी कृषि ऋण के समान ही, इनमें भी कृषि ऋण के समान ही 0 ब्याज दर रहेगा। अब कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जो और इनकी योजनाएं हैं या इनका जो आप देख सकते हैं, कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण इन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 1/4/2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार जो ऋण है इसको आप इस तालिका में देख सकते हैं, जिसको आप कैप्चर कर लीजिएगा। अगला जो आपका समिति है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसमें धान उपार्जन। अब आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों का धान उपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ के द्वारा प्रदेश में जो कार्यरत कुल 2739 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान का उपार्जन किया जा रहा है और
सभी धान उपार्जन केंद्र कंप्यूटराइज्ड हैं और आप देख सकते हैं ये अलग अलग वर्षों का जो तालिका है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा रासायनिक उर्वरक का जो वितरण है प्रदेश में 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को रासायनिक उर्वरक का वितरण किया जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रदेश में जो स्थापित है सहकारी शक्कर कारखाने, यहाँ भी कारखाने में जो निर्माण और पेराई की जो क्षमता है वो अलग अलग शक्कर कारखानों में अलग अलग क्षमता है और वर्तमान में 4 शक्कर कारखाना है। पहला है भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा, दूसरा है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया, तीसरा है महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर, चौथा है आपका दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद। तो यहाँ पे जो पेराई है वार्षिक पेराई है और जो जनरेशन पावर प्लांट है इसका जो क्षमता है आप इसमें देख पाएंगे। अब आप देखेंगे जो किसानों से, अब आप देख लीजिएगा किसानों से जो गन्ना खरीदी कर शक्कर का उत्पादन किया जाता है प्रदेश में केवल 4 सहकारी शक्कर कारखानों का द्वारा, प्रदेश में स्थित 4 सहकारी शक्कर कारखानों के द्वारा पेराई वर्ष 2023-24 में गन्ना कृषकों से भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीद कर शक्कर का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका विवरण आप इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा ये जो हमारा सहकारी विभाग है और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण काम है, किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण कार्य है, इथेनॉल प्लांट की स्थापना भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा में PPP। तो ट्रिपल पी का मतलब क्या हुआ? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर देश का पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 80 किलोलीटर प्रतिदिन KLPD है। इसका वाणिज्यिक उत्पादक दिनांक 15/7/2023 से प्रारंभ हो चुका है। तो देख सकते हैं जो इथेनॉल प्लांट है जो पूरे भारत में और कहाँ पे लगा है, छत्तीसगढ़ के भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित है, कवर्धा में है। और ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है। देश का पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। कब? 15 जुलाई 2023 से 80 किलो इसका प्रतिदिन का क्षमता है। इसके बाद मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र का स्थापना किया गया है। कोंडागांव जिले में मक्का उत्पादक किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा 14 जनवरी 2022 को यह निर्णय लिया गया कि जिले के कोकोड़ी ग्राम में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया जा रहा है। प्रस्तावित जो इथेनॉल संयंत्र का जो लागत है 140.67 करोड़ रुपए है, जिसकी दैनिक पेराई क्षमता रहेगा 80 किलो लीटर प्रतिदिन KLPD है। इस हेतु जिले के किसानों को लगभग 70,000 मीट्रिक टन मक्का भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। प्रदेश के अन्य सहकारी शक्कर कारखानों में भी इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा आज का क्लास हमारा हो चुका है कंप्लीट, और इसके बाद और भी आपको दूसरे टॉपिक पर वीडियो परीक्षा से संबंधित जो वीडियो है देखने को मिल जाएगा। जानकारी आपको अच्छा लगने पर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।